हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आदि सर की क्लास में। दोस्तों, आज एक बहुत स्पेशल मुद्दे को लेकर आया हूं, बहुत स्पेशल सब्जेक्ट को लेकर आया हूं, जो कि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई है। लोकसभा व विधानसभा में महिला आरक्षण, जबरदस्त घमासान मचा हुआ है महिला आरक्षण पे। और आज समझेंगे हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, आरक्षण महिलाओं के लिए कहां से आया, किस तरह से आरक्षण का जन्म हुआ, और जो नए आरक्षण आया है वो लागू कब होगा, किस आर्टिकल में उसे शामिल किया गया है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आज हम समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले हिस्ट्री की, इतिहास की, कि महिलाओं के लिए आरक्षण कहां से शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, महिला आरक्षण का इतिहास समझते हैं। दोस्तों, 1936 की बात है, जब महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय महिला एक सम्मेलन हुआ था। एक बहुत बड़ा समिट हुआ था, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। और इसका उद्देश्य था महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण, मतलब महिलाओं को राजनीति से जोड़ना, उन्हें सशक्त बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अगर मैं बात करूं, अखिल भारतीय महिला संगठन 1927 में स्टैब्लिश हुआ था दिल्ली में, और इसका मुख्य काम था भारत में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना। इसकी पहली बैठक जो हुई थी पुणे में हुई थी, और इसकी पहली महिला अध्यक्ष का नाम था महारानी चिमनाबाई। महारानी चिमनाबाई जो थी अखिल भारतीय महिला संगठन की पहली महिला अध्यक्ष थी। अब ये तो आजादी से पहले की गूंज थी, जो एक राजनीतिक सशक्तिकरण की मांग कर रही थी। जब देश आजाद हुआ तो आजादी में बात है 1971 की। अब दोस्तों, कभी कभी यह भी प्रश्न आ जाता है कि अखिल भारतीय महिला संगठन के संस्थापक कौन थे। उनका नाम था मार्गरेट कंजन्स। मार्गरेट कंजन्स ये सबसे पुराना भारत का महिला समूह है। ये भी आप नोट करके लिख लीजिएगा कि मार्गरेट कंजन्स ने इसकी स्थापना की थी, और ये सबसे पुराना महिला समूह है। अब दोस्तों, आजादी के बाद क्या हुआ, बात है 1971 की, जब केंद्रीय शिक्षा समाज कल्याण मंत्रालय ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया, और उन्होंने कहा कि महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए। ये 1971 की बात है, जब केंद्रीय शिक्षा समाज कल्याण मंत्रालय ने एक सुझाव दिया, एक कमेटी का गठन किया जाए जो काम करे महिलाओं की स्थिति की मजबूती पे, पहला, और दूसरा, महिलाओं को स्थायी निकाय, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब पंचायतों में तथा नगर पालिका में आरक्षण की विशेष प्रावधान महिलाओं के लिए किया जाए। अब इसी क्रम में 1987 की बात है, जब मार्गरेट अल्वा की अध्यक्षता में वो कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी का सुझाव दिया था 1971 में केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालय ने। अब दोस्तों, जब मार्गरेट अल्वा एक कमेटी बनाई गई, और उसके बाद आगे दोस्तों तो दोस्तों 1987 में मार्गरेट अल्वा की अध्यक्षता में समिति ने कहा कि आरक्षण स्थानीय निकाय से ही नहीं बल्कि संसद से स्थानीय निकाय तक महिलाओं के लिए आरक्षण होना जरूरी है। अब सबसे पहले प्रयास किया था प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने। उन्होंने स्थायी निकाय को संवैधानिक रूप से दर्जा देने का पहली बार प्रयास किया। 64वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत उन्होंने लोकसभा में स्थानीय स्वशासन का एक बिल पास करवाया, लेकिन वो राज्यसभा में बिल पास नहीं हो पाया। फिर आगे चलकर प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत पंचायती राज को संवैधानिक रूप से दर्जा दिया गया, जिसे अनुसूची शेड्यूल 11 में शामिल किया गया, और आर्टिकल 243 से 243 ओ तक
आर्टिकल्स में जो है इसे उल्लेखित किया गया। इसमें टोटल सब्जेक्ट जो है 29 सब्जेक्टों को शामिल किया गया और भाग जो है संविधान के पार्ट 9 में पंचायती राज को शामिल किया गया। और पंचायती राज जो है ये 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में लागू हो गया था। 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था, जो पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कानून बना था। दोस्तों, इसी पंचायती राज में जो आर्टिकल 243 का डी पार्ट है, उसमें पंचायतों में SC/ST आरक्षण है। दोस्तों, SC/ST जो आरक्षण पंचायतों में निर्धारित किया गया, यह जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निर्धारित किया गया एवं महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का निर्धारण किया गया। और इसी 33% में 1/3 मतलब इस 33 का 1/3 जो था SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षण निर्धारित किया गया पंचायतों में। अब उसके बाद दोस्तों एक संविधान संशोधन हुआ, 74वां संविधान संशोधन 1992, और इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत नगर पालिका म्युनिसिपालिटीज को शेड्यूल 12 अनुसूची 12 में आर्टिकल 243 से लेकर के 243 जड जी 243 जड जी मतलब जड ABCDEFG तक ये पूरा का पूरा नगर पालिका का उल्लेख किया गया। इसमें टोटल विषय जो थे 18 विषय थे और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 9A में शामिल किया गया। इसमें जो 243 का टी है उसमें नगर पालिका में आरक्षण, SC/ST आरक्षण नगर पालिका में, तथा 33% महिलाओं के लिए आरक्षण और इसी 33% में 1/3 SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षण। तो दोस्तों ये भारत के इतिहास में बहुत ऐतिहासिक क्षण थे कि जहां पंचायतों में और नगर पालिका में महिलाओं को आरक्षण मिला। आज भारत में लगभग 21 राज्य ऐसे हैं जहां महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जैसे महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, अनेक राज्य हैं, बिहार है, 50% आरक्षण महिलाओं के लिए वहां पर है। दोस्तों तो ये आपको याद रखना है 243 डी और टी में SC/ST आरक्षण के साथ साथ महिलाओं की आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब दोस्तों ये तो था पंचायतों में, अब चलते हैं विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण के विषय में किस तरह से प्रयास किए गए। अब दोस्तों जब पंचायतों नगर पालिका में एक स्वर्णिम दौर शुरू हुआ महिला आरक्षण का, तो राष्ट्रीय महिला आयोग 31 जनवरी 1992 में स्थापित की गई। एक आयोग बनाया गया जो महिलाओं के अधिकारों की बात करेगा, उनके हितों की रक्षा करेगा। एक आयोग बनाया गया जिसकी अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष जानकी पटनायक को नियुक्त किया गया, जबकि वर्तमान में जो है वह रेखा शर्मा है। अब दोस्तों विधानसभा व लोकसभा में सबसे पहले महिला आरक्षण का इतिहास जो है वो भारत के प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने 12 सितंबर 1996 में 81वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकसभा व विधानसभा में महिला आरक्षण से संबंधित बिल रखा था, जिसके अंतर्गत दोनों सदनों में लोकसभा व विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों पर आरक्षण मतलब वही 33% आरक्षण का प्रावधान था। लेकिन इसमें OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था, जिसके कारण इसका विरोध हुआ और यह बिल पास नहीं हो पाया। फिर अटल जी की सरकार के द्वारा 2 बार ऐसा हुआ, 1998 में और 2003 में अटल जी ने भी प्रयास किया, विधानसभा लोकसभा में प्रयास किया आरक्षण देने का महिलाओं को, लेकिन दोनों बार ये भी असफल रहा। यूपीए के द्वारा जब कांग्रेस की गठजोड़ की सरकार थी यूपीए, 6 मई 2008 की बात है जब यूपीए भी एक संविधान संशोधन लेकर आई थी
81वें संविधान संशोधन के द्वारा वो भी लोकसभा विधानसभा में आरक्षण देना चाहते थे महिलाओं को। राज्यसभा में बिल पास हो गया था, लेकिन लोकसभा में बिल पास नहीं होने दिया गया, क्योंकि उस समय गठजोड़ की सरकार थी और कुछ दल ऐसे थे जो महिला आरक्षण के विरोध में थे, जिसमें आता है सपा थी उस समय, जेडीयू थी उस समय, जो विरोध में थे। और कांग्रेस को यह डर था कि कहीं गठजोड़ जो है हमारा गठबंधन पे कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए कांग्रेस ने उसे लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया। अब इतिहास एक स्वर्णिम दौर लिखा जा रहा है और उसी बिल को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पेश किया गया है। और अब हम समझेंगे भारत के इतिहास का वो नया बिल जो महिला सशक्तिकरण को देगा बढ़ावा, कब लागू होगा, अब समझते हैं नए बिल के बारे में। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा 19 सितंबर 2023 को जो हमारे वर्तमान में कानून मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल जी के द्वारा यह बिल प्रस्तुत किया गया था। ये जो बिल है 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में भारी मतों से ये बिल पास हो गया था, मंजूरी मिल गई थी। टोटल 454 लोकसभा में मत मिले थे और केवल 2 ही मत ऐसे थे जो इस बिल के विरोध में थे। और इस बिल को 128वें संविधान संशोधन 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था। 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था। इस बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा गया था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस बिल का नाम रखा गया है। यह बिल जो है लोकसभा व विधानसभा में कुल सीटों के 1/3 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण देगा और इसी में SC ST महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था होगी। इसी में 1/3 सीटों का 1/3, मतलब अगर 33% सीटों में महिला का आरक्षण होगा तो इसका 1/3 में SC ST महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों, अब अगर यह बिल पास हो जाता है, मतलब राष्ट्रपति मंजूरी दे देते हैं, लगभग पास ही है, तो 543 लोकसभा की जो वर्तमान में सीटें हैं तो उसमें 181 सीटें ऐसी होंगी जो महिलाओं के लिए होंगी। 181 सीट जो होंगी वो वुमेन्स के लिए रिजर्व होंगी। अगर मैं वर्तमान में लोकसभा की बात करूं तो 17th लोकसभा जो हमारी चल रही है, इसमें टोटल 78 सीटों में महिला प्रत्याशी है। और दोस्तों, ये जो बिल है ये नई संसद का ये पहला बिल है। अब समझते हैं किस अनुच्छेद में इसे शामिल किया जाएगा और ये कब लागू होगा, कैसे लागू होगा। अब दोस्तों, प्रश्न ये उठता है कि लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण किस किस अनुच्छेद में शामिल होंगे। सबसे पहले जो आर्टिकल 239 है उसमें एक आर्टिकल शामिल किया गया है, वो है 239 AA। इसमें दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। दूसरा जो आर्टिकल 330 है इसमें एक जोड़ा गया है 33A और इसमें महिलाओं को लोकसभा में 33% की आरक्षण की व्यवस्था है। अगला 33 का जो पार्ट 2 है, अनुच्छेद 33 का 2 है, इसी में एक आर्टिकल जोड़ा गया है 33A। ये विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था करेगा। उसके बाद 33(4) आर्टिकल 33(4) में 33 का पार्ट 4 में एक और आर्टिकल शामिल किया गया है, वो है 33A। इसमें जो आरक्षण दिया जा रहा है महिलाओं को, यह 15 वर्षों तक प्रभावी होगा। अब दोस्तों, अब आगे की प्रक्रिया ये होती है कि एक आर्टिकल है 368 जो कहता है कि अगर केंद्र सरकार के कानून से किसी राज्य के अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है तो कानून बनने के लिए या कानून बनाने के लिए कम से कम 50% में विधानसभा में मंजूरी चाहिए। मतलब अब आगे क्या करना होगा कि विधानसभाओं में
50% की मंजूरी केंद्र सरकार को लेनी पड़ेगी और कम से कम 14 राज्यों के विधानसभाओं में 50-50% की मंजूरी लेनी पड़ेगी। मतलब एक विधानसभा में अगर 100 मेंबर हैं तो वहां के 50 मेंबर्स की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो टोटल 14 राज्यों में ये अनुमति लेनी पड़ेगी और जैसी अनुमति मिल जाएगी तो उसके बाद टोटल 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में यह कानून लागू होगा। अब सवाल उठता है कानून लागू कब होगा, जिस पर अनेक सवाल विपक्ष ने भी उठाए हैं और अब समझते हैं कानून लागू कब होगा। दोस्तों अब सवाल यह है कि आखिरकार कब होगा महिला आरक्षण लागू। दोस्तों हमारे संविधान जब लागू हुआ था तो उसमें लिखा हुआ था कि जब जब जनगणना होगी, जब जब भारत में सेंसस हो गया, तब तब लोकसभा व विधानसभा की सीटों में परिसीमन किया जाएगा, डेलिमिटेशन किया जाएगा, परिसीमन किया जाएगा लोकसभा की सीटों में और विधानसभा की सीटों में। दोस्तों परिसीमन का मतलब होता है सीटों को बढ़ाना या सीटों को घटाना। अब दोस्तों हुआ क्या था कि जब शुरुआत में यह बात कही गई थी तो भारत में 4 बार ऐसा हुआ है जब परिसीमन हुआ है, लेकिन जब शुरू में यह बात की गई थी तो उस समय 1971 को आधार वर्ष माना गया। मतलब 1971 में जितनी जनगणना थी, जो 1971 में जनगणना जो भी हुई थी, उस समय 543 लोकसभा सीटों का निर्धारण किया गया और उसी समय 1971 को आधार वर्ष माना गया। अब दोस्तों लेकिन उसके तुरंत बाद एक संविधान संशोधन हुआ, वो हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 और उसमें कहा गया कि 2000 तक परिसीमन नहीं होगा। मतलब 2000 तक सीटें 543 ही रहेंगी और विधानसभा में राज्यों के आधार पर जो सीटें थी। अब क्या हुआ दोस्तों कि 2000 तक जब आगे स्थगित कर दिया गया तो फिर एक संविधान संशोधन हुआ जो 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 था और जिसके द्वारा 2026 तक परिसीमन को स्थगित किया गया। मतलब अब जो आने वाला 2026 है इस समय परिसीमन होगा। दोस्तों पहली बार परिसीमन 1952 को हुआ था, दूसरी बार 1962 में, तीसरी बार 1972 में, चौथी बार 2002 में। दोस्तों जो परिसीमन होता है और जो कराता है वो एक परिसीमन आयोग कराता है जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि परिसीमन आयोग जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय के खिलाफ आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या 2026 में परिसीमन होगा। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि दोस्तों 2021 में जनगणना होनी थी, पहले 2011 में हुई, फिर 2021 में जनगणना होनी थी। अब 2021 की जनगणना के बाद परिसीमन होना था, लेकिन 2021 में जनगणना नहीं हो पाई कोविड के कारण। अब इस कारण अभी तो जनगणना नहीं हुई। अब ये 2023 में मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगले साल 2024 लोकसभा चुनाव है तो अगले साल भी परिसीमन नहीं हो पाएगा क्योंकि जनगणना पहले करानी पड़ेगी। फिर 2024 निकलेगा, फिर 25, तो 26 में परिसीमन बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके लिए पहले जनगणना होगी और जनगणना के बाद परिसीमन होगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा रिजर्वेशन, महिला आरक्षण, इतिहास समझा, आर्टिकल समझे, किस तरह से डेलिमिटेशन क्या होता है, परिसीमन को समझा कि जहां पर सीटों को बढ़ाना और सीटों को घटाना ये देखा जाता है। वर्तमान में कौन सा ईयर चल रहा है, 1971 में जो जनसंख्या थी, जो जनगणना थी, उसी के आधार पर इस समय लोकसभा में सीटों का आधार बनाया गया। जो लोकसभा 543 सीट है वो इसी जनसंख्या के आधार पर। और आज मैं 2023 की बात कर रहा हूं, 2026 में परिसीमन होना था, लेकिन आशा नहीं है कि जब जनगणना होगी तब परिसीमन होगा और जब परिसीमन होगा तो महिलाएं लोकसभा और विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि कब ये लागू होता है। अब ये उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी लागू हो। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा, पूरा महिला आरक्षण का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया,
अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि यहां से पेपर्स में 2 या 3 क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत बहुत आवश्यक है। तो मिलते हैं अगले दिन। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।